समझते हैं। तो अनुच्छेद 13 में क्या दिया हुआ है, मूल अधिकारों से असंगत, मतलब जो उसके साथ फिट नहीं बैठती, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण, अल्पीकरण मतलब होता है फिर जो मूल अधिकारों को कम कर रही है, जो हमारे मूल अधिकारों को ठेस पहुंचा रही है ना, तो उन नियमों को कैसे कम किया जाए, ये विधियां दी गई हैं अनुच्छेद 13 में। अब ये विधियां 3 प्रकार से लागू होती हैं, अनुच्छेद 13 का 1, अनुच्छेद 13 का 2, अनुच्छेद 13 का 3, है ना। तो यहां लिखेंगे मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसको बनाया गया है, सजग प्रहरी मतलब रक्षा करने वाला किसको बनाया गया, हमने आपको बताया था न्यायालय को बनाया गया है। हम देखते हैं अनुच्छेद 13 का 1, अनुच्छेद 13 का 1, फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 13 का 2। तो संविधान के पूर्व की बात होगी यहां पर, संविधान लागू होने के पूर्व, और यहां बात करेंगे संविधान के लागू होने के पश्चात, तो अनुच्छेद 13 के 1 में बेटा, अनुच्छेद 13 के 1 में है ना, अनुच्छेद जो 13 के 1 है इसको हम कहते हैं, यहां पर हमको प्राप्त होगा आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। अनुच्छेद 13 के 1 को हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत, जबकि अनुच्छेद 13 के 2 को कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। क्या कहते हैं भैया, पृथक्करण का सिद्धांत। अब इसको मैं समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा कि अनुच्छेद 13 का 1 क्या बताता है। जब संविधान लागू नहीं हुआ था, तो संविधान जो नया संविधान बना है ना, तो संविधान लागू होने से पहले जैसे 1935 का जो अधिनियम था, है ना, और भी जो अधिनियम पास हुए थे, ठीक है, और जिस देश से जो चीजें ली गई थी, है ना, तो संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे कानून थे और उन्हीं कानूनों को हमने अपने वर्तमान संविधान में भी शामिल कर लिया बेटा। अरे हाँ कि ना, लेकिन संविधान लागू होने से पहले जो कानून थे, यदि वो सारे नियम या विधियां, है ना, अगर मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, अगर जो संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम लागू थे और उनको अगर वर्तमान के संविधान में शामिल किया गया है, समझ में आ गया, और अगर वो वाले नियम वर्तमान में जो हमको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर वो नियम हमारे में अड़चन डालते हैं, है ना, तो वो जो नियम अड़चन डाल रहे हैं उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया कि उनकी कोई मान्यता नहीं है, बेटा नहीं है। इतनी आपको बात समझ में आ रही है। तो संविधान लागू होने से पहले जितनी भी विधियां भारत में लागू हुई थी, जो भी भाग 3 के उपबंधों से असंगत में आती हैं, वो सारे शून्य हो जाएंगे। मतलब कि इसे हम कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत। मतलब क्या है कि अगर ये मौलिक अधिकार का फिल्टर है, तो हमने क्या किया, संविधान लागू होने से पहले जितने नियम थे उनको उठाकर इस छलनी में डाला। समझ आ गया। तो जो मौलिक अधिकारों से संगत पाए जाएंगे, इनके साथ बैठेंगे, तो वो तो नीचे से निकल जाएंगे, और जो नहीं निकल पाएंगे, जो मूल अधिकारों का हनन करेंगे, उतने नियम क्या होंगे, इस छन्नी के ऊपर आ जाएंगे, उन नियमों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, है ना। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश के वाद में दिया था, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आच्छादन का सिद्धांत, है ना, किस वाद विवाद में दिया गया था, तो आपको बताना भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद में, ठीक है ना। तो जो बहुत सारे केस आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, कि भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश वाद में, है ना, आर्टिकल 13(1) में, है ना, आच्छादन का सिद्धांत दिया गया। इसी को हम लोग ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत संविधान के लागू होने से पूर्व की बातों को लेकर है। समझ में आ गया। तो अनुच्छेद 13 का 2 क्या होगा कि संविधान लागू होने के बाद, है ना, संविधान के लागू होने के बाद, हम जैसे मान के चलिए कि संविधान जब भारत में लागू हो गया, और हम लोग के पास क्या हो गए, मौलिक अधिकार मिल गए। हमको जब मौलिक अधिकार मिल गए बेटा, तो और संविधान जब लागू हुआ, तो न्यायालय ये चेक नहीं कर पाई, जो न्यायालय थी, है ना, संविधान जब कोई नियम लागू होता है तो न्यायालय चेक करती है कि क्या ये, है ना, संविधान में उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, क्या मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए न्यायालय ने चेक किया और न्यायालय ने पाया कि यार जो नियम पास हुए हैं, जो संसद ने नए नियम बनाए हैं, है ना, उनका मौलिक अधिकारों से कोई कनेक्शन नहीं है,
लेकिन आगे चलकर कोई ना कोई ऐसा केस उत्पन्न हो जाता है कि संविधान लागू होने के बाद जो नियम बनाए गए हैं वो मौलिक अधिकारों का एक समय के बाद हनन कर रहे होते हैं, उसको कम कर रहे होते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि कोई आर्टिकल ए है ना। अब उस आर्टिकल ए में 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4 है, समझ में आ गया। तो अब जैसे मान के चलो कि अब हमको, जब हमने ये नियम लागू कर दिया है ना, और इसका मौलिक अधिकार से दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसा न्यायालय ने पहले सोचा था। लेकिन भविष्य में क्या हुआ, पता चला कि ये जो ए नियम पास हुआ है और उसके जो सब नियम भी हैं ये भी पास हुए हैं, ये आगे चलकर मौलिक अधिकारों में अड़चन पैदा कर रहा है ना। अब हमें पता चल गया कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद ए अड़चन नहीं पैदा कर रहा है। अड़चन कौन पैदा कर रहा है? हाँ, अनुच्छेद ए का 1 है ना और 2 वाला पार्ट, मतलब कि मौलिक अधिकारों को खत्म कौन कर रहा है या फिर इसको परेशान कौन कर रहा है? तो अनुच्छेद ए का, मान लो अनुच्छेद ए का 1 और 2, ये दोनों नियम इस मौलिक अधिकारों को परेशान कर रहे हैं, है ना। तो न्यायालय क्या करेगी, इन अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को अमान्य घोषित कर देगी। क्या कर देगी? अमान्य घोषित कर देगी। अमान्य घोषित करने का मतलब ये नहीं है, अमान्य घोषित करने का मतलब ये नहीं है बेटा कि इनको रफ कर दिया जाएगा, इसको हटा के खत्म कर दिया जाएगा, नहीं। ये तब तक अमान्य रहेंगे, है ना, जब तक मौलिक अधिकारों से इनका कनेक्शन चल रहा होगा, जब तक उसका वो निर्णय नहीं आ जाता है, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक ये सब आर्टिकल 1 और सब आर्टिकल 2 ये निष्क्रिय पड़े रहेंगे, है ना। इसको ऐसा लगा जैसे ये है ही नहीं, समझ में आ गया। लेकिन अगर एक बार निपटारा हो गया, है ना, मौलिक अधिकारों का इनसे, समझ में आ गया, तो ये वापस जिंदा हो जाएंगे, ये वापस क्या जाएंगे, पुनर्जीवित हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? अच्छा, लेकिन अगर कह दिया जाए कि भैया कि मौलिक अधिकारों में इसका हनन आर्टिकल ए का सब आर्टिकल 1 और 2 कर रहे थे, है ना, और इन्हीं दोनों में ही मूलभूत उद्देश्य छिपा था इस अनुच्छेद का। इस अनुच्छेद का जो उद्देश्य था, जो मेन सब आर्टिकल थे, वो आर्टिकल 1 और 2 थे, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, न्यायालय क्या करेगी कि अगर ये दोनों नहीं लागू होंगे तो तीसरा और चौथे का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा कह दे, यदि ऐसा निर्णय समझ में आए कि आर्टिकल ए, मान लो कि आर्टिकल ए का जो सब आर्टिकल 1 और 2 है, इसी में ही इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य छिपा हुआ है, इन दोनों को बिना पढ़े आप तीसरा और चौथा पढ़ नहीं सकते, तो क्या किया जाएगा? तो न्यायालय इस पूरे पार्ट को अमान्य घोषित कर देगी। न्यायालय क्या करेगी? इस पूरे पार्ट को अमान्य घोषित कर देगी बेटा। अनुच्छेद 13(2) क्या बताता है कि यदि बाई चांस संविधान जब लागू हो गया तो इसके बाद संसद ने कोई ऐसा नियम पास किया जो नहीं पता चला शुरुआत में कि ये मौलिक अधिकारों को परेशान करेंगे, लेकिन बाद में कोई अड़चन आई, जब अड़चन आएगी, है ना, तो जो अड़चन आ रही है, तो जब तक अड़चन आ रही है तब तक उसको शून्य घोषित कर देंगे, है ना, ताकि मौलिक अधिकार को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो जो नियम पास हुआ है उसको हम शून्य घोषित कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान चलिए हमने अनुच्छेद ए पास किया था और अनुच्छेद ए में 4 उसके अलग से पार्ट थे, है ना। तो मान चलिए अनुच्छेद ए जब पास किया था तो उसका मुख्य उद्देश्य, इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य, है ना, अनुच्छेद 1 और 2 में था, और यह अनुच्छेद 1 और 2 जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक अनुच्छेद 3 और 4 किसी काम का नहीं, और यही अनुच्छेद 1 और 2 मौलिक अधिकारों को बेकार कर रहे थे। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, तो अनुच्छेद 1 और 2 के साथ साथ 3 और 4 सबको अमान्य घोषित कर देंगे, क्योंकि भैया जब मेन उद्देश्य तो यही था और यही अड़चन पैदा कर रहा है ना, तो इसको पढ़ने को कोई मतलब नहीं, तो पूरा अनुच्छेद ही क्या होगा, अमान्य घोषित हो जाएगा बेटा। अनुच्छेद 13 का 3 क्या बताता है? अनुच्छेद 13 का 3 आपको विधि का मतलब बताता है कि बेटा ये विधि क्या होती है। विधि मतलब कानून क्या होता है ना, कौन कौन सी चीजों को विधि के अंतर्गत माना जाएगा। तो अनुच्छेद 13 विधि के अर्थ को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 13 का जो 3 है, अनुच्छेद 13 का जो 3 है वो विधि के अर्थ को स्पष्ट करता है, विधि के अर्थ को स्पष्ट करता है। किन किन चीजों को हम विधि मानेंगे बेटा? जितने भी राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जितने भी अध्यादेश जारी किए जाएंगे, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 213, है ना, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो जितने अध्यादेश होते हैं या जितने भी आदेश होते हैं, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, उपविधि, है ना, विधि की उपविधि, ठीक है ना, नियम, विनियम, जैसे विधि, जैसे आर्टिकल का सब आर्टिकल होता है वैसे विधि का उपविधि होता है, नियम का क्या होता है, नियम का क्या होता है, विनियम होता है, अधिसूचना,
अधिसूचना, रूढ़ियां, रूढ़ियां मतलब समझ रहे हो, सारी प्रथाएं। तो जिनकी जो प्रथा होती है ना, किसी की ये प्रथा, किसी की कुछ प्रथा है, जैसे जनजातियों की जो अपनी प्रथाएं होती हैं, तो सारी प्रथाओं को, इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन फंसता है, क्या प्रथाओं को, जो जनजातियां, जो प्रजा है, उनके जो अपने अपने धर्मों में उनकी जो प्रथाएं होती हैं, जो रूढ़ियां होती हैं, क्या उनको विधि में शामिल किया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल शामिल किया जाता है। अगर आप ताजिया निकालना चाहते हैं तो वो आपकी विधि में शामिल है, तो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। यदि आप जुलूस निकालना चाहते हैं, यदि आप है ना रथ यात्रा निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है, वो विधि के अंतर्गत आएगी, है ना, विधि के अंतर्गत आएगी। मतलब कि जगन्नाथ की यात्रा निकलती है तो वो विधि के अंतर्गत ही आएगी, समझ में आ गया। और उसके लिए आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा ताकि कोई शोर शराबा ना हो पाए बेटा। क्लियर है? तो ये हो गया अनुच्छेद 13।